MySQL स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, कैसे हम लोग जो डिफॉल्ट डेलीमीटर होता है उसको चेंज करते हैं, कैसे देखेंगे, कैसे हम लोग स्टोर्ड प्रोसीजर को क्रिएट कर सकते हैं MySQL के अंदर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, औच कर होंगे यार। तो यार हमने यहाँ पे 2 वीडियोस MySQL के बनाई थी एंड इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर किए थे, आपके बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी। पहली वीडियो थी, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें सिखाई थी, लेकिन उसके बाद एक एडवांस ट्यूटोरियल और बनाना पड़ा जिसके अंदर जॉइंस वगैरह मैंने सिखाया। आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एक स्टोर्ड प्रोसीजर, स्टोर्ड फंक्शंस एंड ट्रिगर्स पे वीडियो बनाइए। तो मैंने कहा चलो भाई वीडियो बनाते हैं, आप लोग की रिक्वेस्ट है और मैं ना करूँ वो हो नहीं सकता, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा MySQL स्टोर्ड प्रोसीजर के बारे में समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, इसको प्रैक्टिकली करने वाले हैं, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, सब चीज़ सीखने वाले हैं, ठीक है। क्या क्या सीखेंगे इस वीडियो के अंदर? ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, बट हाँ ठीक ठाक लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि MySQL स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, भाई फायदा क्या है, क्यों यूज़ करें। हम तो SQL क्वेरी भी तो फायर अप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैसे हम लोग जो डिफॉल्ट डेलीमीटर होता है उसको चेंज करते हैं, कैसे, एंड डेलीमीटर होता क्या है, ये चीज़ सीखेंगे। एंड देन देखेंगे कैसे हम लोग स्टोर्ड प्रोसीजर को क्रिएट कर सकते हैं MySQL के अंदर, ठीक है। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो उसको हम लोग जावा के थ्रू कॉल करके भी सीख लेंगे, ठीक है। बट आप कमेंट सेक्शन में बताइए भाई, क्या हम लोग स्टोर्ड प्रोसीजर को कॉल करके जावा एंड स्प्रिंग बूट से सीखें, दिखाएं आपको या सिखाएं आपको? तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए भाई फटाफट। एंड देखेंगे कि कैसे हम लोग स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर वेरिएबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ में हम लोग पैरामीटराइज स्टोर्ड प्रोसीजर कैसे बना सकते हैं MySQL के अंदर, जिसके अंदर हम इन टाइप के वेरिएबल्स ले सकते हैं पैरामीटर में, आउट टाइप के वेरिएबल्स ले सकते हैं, इन आउट दोनों टाइप के वेरिएबल्स ले सकते हैं। एंड बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ नहीं लेते हो तो वो किस टाइप का वेरिएबल बन जाता है। उसके बाद सब कुछ होने के बाद कैसे हम प्रोसीजर को ड्रॉप कर सकते हैं एंड कैसे हम लिस्ट कर सकते हैं प्रोसीजर्स को कैसे लिस्ट आउट कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं और वो भी प्रैक्टिकल। तो चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और आपको क्या करना है, बस वीडियो को लाइक करना और हमें सपोर्ट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, हिट कर दो जल्दी से सब्सक्राइब बटन। और हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। बस आपको कमेंट सेक्शन में अपना नाम और आप कहाँ से हो, वीडियो कैसे लगी ये बताना है। चलिए भाई इसको प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं और सीखते हैं। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले सीखते हैं कि एक्चुअली स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है। एंड स्टोर्ड प्रोसीजर को सीखने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा व्हाइट बोर्ड के अंदर और आपको हमें यहाँ पे सिखाना पड़ेगा कि एक्चुअली स्टोर्ड प्रोसीजर है क्या, ठीक है। समझिएगा बात को। यहाँ पे अगर बात करें स्टोर्ड प्रोसीजर है क्या, तो हमारे पास गाइज यहाँ पे MySQL का सर्वर होता है, ठीक है। MySQL का सर्वर होता है, इसी सर्वर पे सारा काम होता है और फिजिकल डेटा भी इसी सर्वर पे स्टोर होता है। तो ये एक्चुअली बोले तो ये हमारा MySQL का सर्वर है, MySQL या जो भी आपको बोलना है, ये उसका सर्वर है। एंड यहीं पे सारी क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट होती है, जो क्वेरी हम लोग थ्रो करते हैं। तो यहाँ पे एक होता है क्वेरी इंजन, वही क्वेरी इंजन यहाँ पे एग्जीक्यूट करता है क्वेरीज। तो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जावा प्रोग्राम है, लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पे जावा प्रोग्राम है, दिस इज एक्चुअली जावा प्रोग्राम। एंड ये क्या कर रहा है, ये जावा प्रोग्राम है। तो अच्छा, जावा प्रोग्राम भी आपका एक क्लाइंट हो सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है। साथ ही साथ में आपके और भी क्लाइंट्स हो सकते हैं, आप डायरेक्टली कमांड लाइन जो क्लाइंट यूज़ करते हो वो भी उसका क्लाइंट है। तो ये एक्चुअली हमारा क्लाइंट है जो क्वेरी को भेजे, तो ये क्वेरी को भेजता है यहाँ पे, ठीक है। क्वेरी की रिक्वेस्ट आती है, क्वेरी यहाँ से जाती है, तो यहाँ पे क्वेरी इंजन होते हैं, क्वेरी कंपाइल होती है, देन एग्जीक्यूट होती है क्वेरी, तो यहाँ पे क्वेरी इंजन उसे एग्जीक्यूट करता है। दैट मीन्स क्वेरी हम यहाँ से भेजते हैं, ठीक है, और वो क्वेरी जाती है सर्वर पे और सर्वर पे क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। लेकिन आप ये सोचो कि आपको 4 क्वेरी लगातार करनी है, 4 क्वेरीज लगातार करनी है, ठीक है, 4 क्वेरीज लगातार करनी है। सपोज आपको 3 टेबल बनानी है और एक सेलेक्ट स्टेटमेंट करना है, तो आपको 4 क्वेरी यहाँ से भेजनी पड़ेंगी, ठीक है, 4 क्वेरी आपको यहाँ पे भेजनी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हो कि 4 क्वेरी सेव हो जाएं, 4 क्वेरी सेव हो जाएं, तो आप क्या करोगे, आप चारों क्वेरी को कहीं ना कहीं एक टेक्स्ट फाइल के अंदर सेव कर लोगे, ठीक है। और फिर आपको हर बार 4 क्वेरी यहाँ से भेजनी पड़ेगी, जो क्या करेगा आपके पूरे इस सर्वर की परफॉर्मेंस को कह सकते हो कि डाउन कर देगा। बता रहा हूँ कैसे, क्योंकि हर बार जितनी बार आप क्वेरी भेजोगे हर बार क्वेरी कंपाइल होगी, ठीक है, और वो क्वेरी अलग अलग जाएंगी। अब ये तो मैं 4 के एग्जांपल ले रहा हूँ, वो एक्स क्वेरी भी हो सकती है, एक्स मतलब वो 10 हो सकती है, 15 हो सकती है, 20 हो सकती है, और अगर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है तो उसमें और भी क्वेरीज हो सकती हैं। तो हमारे पास कोई ऐसा ट्रिक होना चाहिए गाइस, हमारे पास एक कोई ऐसा ट्रिक होनी चाहिए कि हम क्या कर सकें, हम सर्वर पे ही क्वेरी को सेव कर सकें, सर्वर पे ही क्वेरी को सेव कर सकें। और कितना बढ़िया हो अगर हम सारी क्वेरीज को एक साथ बंडल बना लें, एक साथ रख दें और इसका कुछ नाम दे दें, सारी क्वेरीज को एक साथ रख के इसका कुछ हम लोग एक नाम दे दें और उसी नाम से हम इन क्वेरी को बुलाएं, मतलब उस नाम से जैसे कॉल करें हमारी क्वेरी सारी एग्जीक्यूट हो जाए एक तरफ से। और भी इसके पास पावर हो, ठीक है, ये जो डब्बा बनाया इसके पास और पावर हो, इसके अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं और भी कॉम्पिटिशन्स या और भी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर पैरामीटर्स ले सकते हैं, तो कितना बढ़िया हो। और यही गाइस हमारा स्टोर प्रोसीजर है, यही हमारा स्टोर प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर हमें क्या करता है, हमें ऐसी फंक्शनलिटी, ऐसी कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम लोग कई सारी क्वेरीज का ग्रुप बना सकते हैं, क्वेरीज का ग्रुप, आप समझिए, क्वेरीज का ग्रुप बना सकते हैं, मतलब कई सारी क्वेरी
एक साथ रख सकते हैं और उसका एक नाम दे सकते हैं। उसका जैसे मैं यहाँ पे नाम दिया, उसका एक नाम दे सकते हैं। जब उसका नाम हो जाएगा तो हम उसी नाम से उस क्वेरी को कॉल कर लेंगे या उस स्टोर प्रोसीजर को कॉल कर लेंगे, तो उसके अंदर जितनी डिफाइंड क्वेरी है वो सारी क्वेरी हमारी क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी। वाओ। और भी इसके पास बहुत पावर है, हम मल्टीपल क्वेरीज तो लिख सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, इवन इफ कंडीशन इसके अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लूप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, साथ ही साथ में हम इसके अंदर पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। पैरामीटर्स मतलब ये जो क्वेरीज हैं उसको हम लोग डायनेमिक बना सकते हैं। कितनी तगड़ी चीज ना, उसको डायनेमिक बना सकते हैं। तो यही स्टोर प्रोसीजर की हेल्प से हम सर्वर पे ही क्या कर सकते हैं, सारी क्वेरीज को सेव कर सकते हैं एक साथ ग्रुप बना करके। और स्टोर प्रोसीजर का एक नाम होता है, वो पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है, बट एक चीज है कि स्टोर प्रोसीजर कभी भी वैल्यूज को रिटर्न नहीं करता है, ठीक है, मतलब रिटर्न नहीं होगा फंक्शन की तरह। बाकी पैरामीटर्स लेगा, पैरामीटर्स को यूज करके आप जितना कॉम्प्लेक्स चीज लिखना चाह रहे हो वो लिख सकते हो। और हम लोग यहाँ से बार बार मल्टीपल क्वेरीज हमें नहीं भेजनी पड़ेंगी, 6 7 10 8 एक्स अमाउंट। यहाँ पे बस हमें एक नाम कॉल करना होगा बस, और वो होगा प्रोसीजर नेम। बस आप उस प्रोसीजर का नाम लिखिए और आपका प्रोसीजर यहाँ पे सेव होगा और यहीं से प्रोसीजर कंपाइल किया जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रोसीजर, ठीक है। अब प्रोसीजर के अंदर जितनी क्वेरी सर्वर पे सेव होंगी वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी और आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं, इसकी परफॉर्मेंस ऐसे भी अच्छी होती है कि आपने पहली बार अगर प्रोसीजर कॉल किया तो क्वेरीज कंपाइल की जाएंगी, देन उसके बाद प्रोसीजर का जो सारी क्वेरीज जो होंगी वो कैश मेमोरी में सेव रहेंगी, तो बार बार कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे भी सर्वर की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि एक्चुअली हमारा प्रोसीजर क्या काम करता है और प्रोसीजर किस लिए जरूरी है। भाई प्रोसीजर मतलब कह सकते हो प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग फंक्शंस बनाते हैं, फंक्शंस की तरह ही है, क्वेरीज को ग्रुप करेगा और हमारा ये काम कर देगा, ठीक है। तो अगर एडवांटेजेस की बात करें, आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आएगा कि प्रोसीजर होता क्या है, ठीक है। प्रोसीजर क्वेरीज को ग्रुप करने के लिए होता है और प्रोसीजर के पास बहुत ताकत होती है, ठीक है। एक बार हम क्वेरीज को ग्रुप कर दिया, उसके बाद हम उस प्रोसीजर का एक नाम दे देते हैं और उसी नाम से हम उस प्रोसीजर को कॉल करते हैं। उसकी एक टेक्निक है, मैं आपको बताऊंगा। एडवांटेजेस क्या है गाइस, एडवांटेजेस में जैसे फॉर एग्जांपल ये रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस कर देगा, नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम जरा लगाते हैं टिक। ये क्या कर देगा, ये नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस कर देगा। नेटवर्क ट्रैफिक क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएगी। जिससे क्या होगा, अब ये कैसे रिड्यूस होंगी ये आप समझिए। फायदा ये है कि आपको लेंदी क्वेरीज क्लाइंट से नहीं भेजनी पड़ेंगी। लेंदी क्वेरीज या नो नीड टू सेंड लेंदी क्वेरीज फ्रॉम क्लाइंट। तो हमें क्लाइंट से लेंदी क्वेरीज भेजने की जरूरत नहीं है। सर्वर पे ही सारी क्वेरीज हमारी क्या रहेंगी, सर्वर पे ही सारी क्वेरीज हमारी सेव रहेंगी, ठीक है। आई होप नेटवर्क ट्रैफिक ऐसे ही रिड्यूस करेगा। उसके बाद ये सेंट्रलाइज कर देगा बिजनेस लॉजिक इन डेटाबेस। बिजनेस लॉजिक इन डेटाबेस सेंट्रलाइज करने का मतलब है कि यहाँ पे दो लोग इन द सेंस कि बहुत बार डेटाबेस पे भी यहाँ पे भी लॉजिक लिखना पड़ता है, ठीक है, और आपके क्लाइंट पे तो लॉजिक लिखना पड़ता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात समझिए कि यहाँ पे जो कोड कर रहा होगा वो बंदा हो सकता है जावा डेवलपर हो सकता है जावा में कोड कर रहा हो, और यहाँ पे बंदा हो रहा होगा वो एसक्यूएल में कोड कर रहा होगा। यहाँ से अगर क्वेरी भेजेगा दैट मीन्स जावा वाले को एसक्यूएल आनी चाहिए। हो सकता है बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ हो तो जावा वाले को एसक्यूएल आनी चाहिए, एसक्यूएल बहुत बार सीखना भी पड़ता है। तो अब क्या होगा कि सारी क्वेरीज यहीं पे लिखी जाएंगी, पूरा लॉजिक यहीं पे लिखा जाएगा और यहाँ पे लॉजिक लिखा जाएगा। तो अब एसक्यूएल डेवलपर को लॉजिक लिखने की जरूरत है, सामने वाला बंदा सिर्फ कॉल करेगा, किसे वो कॉल करेगा, सिर्फ उस प्रोसीजर का नाम यूज करेगा और कॉलिंग हो जाएगी। आई होप समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे आपने जो लॉजिक है वो रख दिया डेटाबेस सर्वर पे, डेटाबेस पे आपने डेटाबेस पे वो सारा लॉजिक रख दिया, तो आपका काम और अच्छा हो गया। तो आपने क्या किया, बिजनेस लॉजिक को डेटाबेस बिजनेस लॉजिक आपने उठा के रख दिया इन द डेटाबेस। अब आपको क्लाइंट को लिखने की जरूरत नहीं है भैया, क्लाइंट को जरूरत नहीं है कि वो एसक्यूएल याद करे या एसक्यूएल पढ़े देन वहां पे क्वेरीज भेजे। आप क्लाइंट पे ही रख दोगे और डेटाबेस का जो बंदा होगा वही क्वेरीज को लिख देगा, ठीक है। इससे फायदा ये भी है गाइस कि डेटाबेस है वो ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। डेटाबेस बिकम्स मोर सिक्योर। कैसे, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आप रोल्स डिफाइन कर सकते हो और यूजर डिफाइन कर सकते हो, वही यूजर परफॉर्म कर पाएगा प्रोसीजर ऑपरेशंस, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो मर्जी वो कर पाएगा। आप क्या करते हो, यू कैन ग्रांट स्पेसिफिक प्रिविलेज टू द एप्लीकेशन अलाउइंग एक्सेस टू द पर्टिकुलर स्टोर्ड प्रोसीजर विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रिविलेज टू अंडरलाइंग टेबल। तो इसमें क्या है कि हम लोग प्रिविलेजेस पे खेल सकते हैं और डेटाबेस अपने प्रोसीजर को
उस डेटाबेस से जोड़ सकते हैं और परमिशंस उसी को दे सकते हैं कि भैया ये यूज़र है, इस टेबल को एक्सेस करेगा, इस प्रोसीजर को एक्सेस करेगा, बस। तो ये आपके ये जो प्रोसीजर वाला कॉन्सेप्ट है ये और ज़्यादा आपके डेटाबेस को सिक्योर कर लेगा। आई होप आप समझ में आएगा। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उसको हम बाद में हम लोग सीखेंगे, बाद में सीखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं और प्रोसीजर बनाते हैं यार। आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्रोसीजर एक कुछ फंक्शन टाइप का है, तो हाँ, सिमिलर टू फंक्शंस है। हम डेटाबेस पे फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे डेटाबेस पे हम लोग एक ग्रुप ऑफ क्वेरीज लिखेंगे और उसको कॉल करेंगे विद दैट नेम। चलो भाई बताता हूँ। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, हम आ जाते हैं एंड हमारे पास यहाँ पे एक, इसको मैं एग्जिट करता हूँ ज़रा, ठीक है। हमारे पास ओपन है हमारा टर्मिनल, जहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा, ठीक है। माइस्क्यूएल पे लॉगिन कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे माइस्क्यूएल डैश यू, फिर पास अपना यूज़र नेम, देन डैश पी से अपना पासवर्ड और रूट 1 2 3 4 आप अपना लिख दीजिएगा। तो ये हम यूज़ करेंगे। साथ ही साथ में आप वर्क बेंच भी यूज़ कर सकते हो, बट अभी हम वर्क बेंच नहीं यूज़ करेंगे, हम सिर्फ देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो लेट मी ओपन द वर्क बेंच। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम वर्क बेंच ओपन कर लेते हैं देखने के लिए बस, एग्जैक्टली। एंड हमने वर्क बेंच ओपन कर लिया बस चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है। इसको क्लोज कर दो, इसको भी क्लोज कर दो। तो हमारे पास यहाँ पे स्कीमास में एक लर्न नाम से डेटाबेस है एंड यहाँ से हम देखेंगे सो डेटाबेसेस, सो डेटा बेसिस। तो हमारे पास देखो लर्न नाम से डेटाबेस है, इसी के अंदर हम लोग चलते हैं एंड डेटाबेस चेंज कर लेते हैं। देखते हैं कोई टेबल है तो टेबल्स, तो अभी हमारे पास कोई टेबल नहीं है गाइस, ठीक है। तो हल्का सा इसको ऊपर कर लेते हैं, हल्का सा ऊपर कर लेते हैं यार, बहुत ज़्यादा चिपका हुआ लग रहा है। हाँ ठीक है, अब सही है, ठीक है। तो हम टेबल क्रिएट करते हैं, एक टेबल क्रिएट करेंगे, बट हम चाहते हैं यार हम टेबल क्रिएट करें और डेटा इंसर्ट कर दें। हम दो क्वेरी अलग अलग से नहीं मारना चाह रहे हैं, आप बात समझिएगा। हम दो क्वेरी अलग से गाइज नहीं मारना चाह रहे हैं। हम क्या चाह रहे हैं, हम एक स्टोर्ड प्रोसीजर बना दें अपने डेटाबेस पे, एक बना दें स्टोर्ड प्रोसीजर, या एक बना दें हम लोग प्रोसीजर। ये प्रोसीजर क्या करे, इसके अंदर टेबल को क्रिएट करने की क्वेरी हो, टेबल को क्रिएट करने की क्वेरी हो और डेटा भी इंसर्ट कर दे, इनिशियल डेटा भी इंसर्ट कर दे, ठीक है। ये दोनों क्वेरी इसके पास हो और इसका कुछ नाम दे देंगे क्रिएट टेबल या क्रिएट यूजर टेबल, कुछ ऐसे नाम दे देंगे। बट हम लोग इस प्रोसीजर के थ्रू टेबल को बनाना चाह रहे हैं। सो लेट्स सी कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसको करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि डेलीमीटर क्या होता है, ठीक है। डेलीमीटर समझते हैं। डेलीमीटर को समझने के लिए यार देखो, तो डेलीमीटर का मतलब है कि वो सिंबल जिसकी हेल्प से क्वेरी टर्मिनेट होती है। जैसे मैंने यहाँ लगाया सो टेबल्स, तो अब जैसे ये जो सेमी कोलन लगाया ये आपका डेलीमीटर है, ठीक है। जैसे डेलीमीटर फायर अप हुआ तो माइस्क्यूएल समझ गया कि हाँ भाई क्वेरी खत्म हो चुकी है और इसको क्वेरी को फायर करना है यहाँ पे। हाँ समझ गया, डेलीमीटर जैसे ही फायर अप हुआ वही हमारा डेलीमीटर है। अब इसको चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ेगी, इसको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम जो लिखेंगे क्या चीज़ लिखेंगे, हम जो लिखेंगे अपना स्टोर्ड प्रोसीजर गाइज लिखेंगे, उस स्टोर्ड प्रोसीजर में हम यूज़ करेंगे डेलीमीटर का। तो हम बीच में डेलीमीटर यूज़ करेंगे, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे जब डेलीमीटर फायर हो, मतलब सेमी कोलन फायर हो, तो हमारी क्वेरी खत्म ना हो जाए। हम बीच में हमें सेमी कोलन यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम डेलीमीटर अभी चेंज कर देंगे और सेमी कोलन को हम बीच में यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो आपने लिखा सो टेबल्स, ये आपका डेलीमीटर है सेमी कोलन। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं कैसे, हम लिखेंगे डेलीमीटर और हम यहाँ पे कोई सिंबल दे देंगे, जैसे हमने स्लैश स्लैश दे दिया। तो अभी के लिए डेलीमीटर हमारा हो गया स्लैश स्लैश। मतलब अब हम कोई क्वेरी लिखते हैं तो अगर हमें क्वेरी खत्म करनी है तो सेमीकोलन नहीं लगाना, हमें स्लैश स्लैश लगाना है। समझ गए, आई थिंक आप समझ गए मेरी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमारा डेलीमीटर चेंज हो चुका है। इसी तरह हम कोई भी डेलीमीटर चेंज कर सकते हैं। हम लिखेंगे डेलीमीटर और हम डॉलर डॉलर कर देंगे, तो अब हमारा डेलीमीटर हो चुका है डॉलर डॉलर। मतलब अगर अब हमें कोई क्वेरी खत्म करनी है तो हमें सेमीकोलन नहीं यूज़ करना, हमें डॉलर डॉलर यूज़ करना, तब हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। तो इस तरह से हम अपने डेलीमीटर चेंज कर सकते हैं। वो डेलीमीटर मतलब वो वाला सिंबल जिसकी हेल्प से क्वेरी खत्म हो रही है, ठीक है। तो जैसे हमने डेलीमीटर चेंज करके सेमीकोलन वापस लाना है तो हम लिखेंगे डेलीमीटर सेमीकोलन, बस। अब हम सो टेबल्स फायर करेंगे तो सेमीकोलन से क्वेरी खत्म हो जाएगी। आई होप आप समझ गए डेलीमीटर की एक्चुअली डेलीमीटर होता क्या है और डेलीमीटर कैसे चेंज करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग एक स्टोर्ड प्रोसीजर बनाएंगे जो क्या कर रहा होगा, जो टेबल को क्रिएट कर रहा होगा और डेटा को इंसर्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो हम एक यूजर टेबल बनाने वाले हैं। तो स्टोर्ड प्रोसीजर कैसे बनाएंगे आप देखो यहाँ पे, आई थिंक ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। इस पर मैं टिक करने जा रहा हूँ, ओके, इस पर टिक कर देते हैं, ठीक है। अब देखो क्रिएटिंग स्टोर्ड प्रोसीजर कैसे बनाएंगे। स्टोर्ड प्रोसीजर बनाने के लिए आपको एक सिंपल सा सिंटेक्स यूज करना है, ठीक है। हम अपने डेटाबेस के अंदर चले जाएंगे और अभी हम डेटाबेस के अंदर है लर्न वाले के अंदर ही। देखो
तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हम डेलीमीटर चेंज करेंगे क्योंकि जो स्टोर प्रोसीजर होगा उसके अंदर हम सेमीकोलन यूज करेंगे और हम नहीं चाहते हैं कि वो क्वेरी को टर्मिनेट कर दे, तो इसीलिए हम डेलीमीटर को बना देंगे डॉलर डॉलर बना दो, चाहे आप स्लैश स्लैश बना दो। ठीक है, अब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपना सेमीकोलन अपने प्रोसीजर के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट प्रोसीजर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, स्पेलिंग गलत होगी तो होने देना, ठीक है, बाद में सही कर लेंगे। और नाम होगा इसका क्रिएट यूजर टेबल। तो ये क्रिएट प्रोसीजर का मतलब होता है कि हमें एक प्रोसीजर क्रिएट करना है, जैसे हमें क्रिएट टेबल में करना था, और ये प्रोसीजर का नाम है। अभी मैं कोई भी पैरामीटर नहीं देने वाला हूं, तो मैंने पैरामीटर लिस्ट को ब्लैंक छोड़ा है, पैरेंथेसिस रखा है, तो पैरामीटर लिस्ट को ब्लैंक छोड़ा है, एंटर कर देंगे। अभी ये क्वेरी फायर नहीं हुई क्योंकि क्वेरी तब तक नहीं फायर होगी जब तक सेमी ये स्लैश स्लैश नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हमें प्रोसीजर को शुरू करना, तो हम लिखेंगे बिगिन। अब हमारा प्रोसीजर बिगन हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यार, हम यहाँ पे टेबल को क्रिएट करेंगे, तो हम चेक करेंगे टेबल अगर नहीं है तो क्रिएट कर देंगे, अदरवाइज डायरेक्टली हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। देखो हम लिखेंगे क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर टेबल क्रिएट करना है, टेबल अगर नहीं है। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट आ करके देख सकते हो क्रिएट टेबल नॉट एग्जिस्ट इन MySQL। ठीक है, एग्जैक्टली आप यहाँ पे आके सिंटेक्स देख लो कि नॉट एग्जिस्ट वाला सिंटेक्स क्या है। तो देखो यार बहुत पुराना सिंटेक्स है, 2009 का सिंटेक्स है, तो हम 2020 का सिंटेक्स देखेंगे। देखो तो आई थिंक क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट हमारा सही है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, इफ नॉट एग्जिस्ट और टेबल का नाम डालेंगे, टेबल का नाम है हमारा, चलो यूजर्स टेबल का नाम है, एंड यूजर्स के अंदर अभी हम इसको बंद नहीं करेंगे, याद रखिएगा हमें यहाँ पे कॉलम्स देने हैं, तो हम इसको बंद नहीं करेंगे, एंटर कर देंगे और यहाँ हम दे देंगे कि भैया हमें एक यूज़र की आईडी चाहिए जो कि इंटीजर होगी और ये होगी ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, और ये होगी प्राइमरी की, कॉमा लगाएंगे, एक कॉलम हो गया हमारा। दूसरा कॉलम हम देंगे कि यूज़र का होगा फर्स्ट नेम जो कि varchar होगा 255। ठीक है, फिर से हम लोग कॉमा लगाएंगे, स्पेलिंग देख लीजिएगा varchar, ठीक है 255, एंटर कर देंगे। एक होगा लास्ट नेम varchar 255, बाकी आप नॉट नल वगैरह लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, एक सिटी दे देते हैं, वो कहाँ का रहने वाला है, सिटी varchar 255 ही दे दो। ठीक है, 255 दे दो, एंड बस मुझे लगता है इतना देने की ज़रूरत है, एंटर कर दो। और अब हम लोग ये वाला ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ये वाला ब्रैकेट बंद कर देते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ फिर हम सेमीकोलन लगा देंगे। सेमीकोलन से अभी क्वेरी फायर अप नहीं होगी जब तक आप स्लैश स्लैश नहीं मारोगे, तो एंटर कर देंगे। ठीक है, अब हमारी क्वेरी बन जाएगी, जैसे आप ये प्रोसीजर कॉल करोगे ये क्वेरी फायर हो जाएगी अपने आप से। अब हमें डेटा भी इंसर्ट करना है, तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, कुछ इनिशियल डेटा डाल देते हैं किसके अंदर, यूजर्स के अंदर। और यहाँ पे हमें कौन कौन से कॉलम यूज़ करने हैं, हमें यूज़ करना यूज़र आईडी तो अपने आप आ जाएगी, हमें यूज़ करना है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा लास्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा सिटी। और हम वैल्यूज़ में हम लोग वैल्यूज़ डाल सकते हैं एंड सेमीकोलन डाल सकते हैं। ठीक है, एंड फर्स्ट नेम में हम डालेंगे, यहाँ फर्स्ट नेम है मेरा दुर्गेश एंड कॉमा सेकंड या लास्ट नेम में तिवारी एंड सिटी है लखनऊ। ठीक है, एंटर कर देंगे। अभी भी क्वेरी फायर नहीं होगी क्योंकि ये प्रोसीजर है भाई, ये प्रोसीजर तब तक नहीं क्रिएट होगा जब तक आप स्लैश स्लैश नहीं फायर अप करोगे, फायर नहीं करोगे तब तक क्वेरी नहीं डेटाबेस में एग्जीक्यूट होगी। तो हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया और एक इंसर्ट की क्वेरी चला दी। अगर आप चाहते हो तो एक और इंसर्ट की क्वेरी चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप यहाँ पे इंसर्ट इनटू यूजर्स एंड फर्स्ट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर लास्ट अंडरस्कोर नेम, कॉमा लगाने के बाद भाई लास्ट अंडरस्कोर नेम है, देन सिटी एंड देन बाहर आएंगे वैल्यूज़ एंड यहाँ पे हम लोग इस बार लिख देंगे अंकित एंड इस बार लिख देंगे शुक्ला एंड इस बार लिख देंगे दिल्ली। ठीक है, तो दो मैंने क्वेरी इंसर्ट की फायर अप कर दी। जितनी मर्जी उतनी क्वेरी लिख सकते हो, मैंने बताया ना प्रोसीजर एक ग्रुप करने का तरीका है, तो क्वेरीज को ग्रुप कर सकते हो। उसके साथ अगर क्वेरीज को या अगर प्रिंट भी करना है तो आप सेलेक्ट भी लगा सकते हो। मैंने कहा चलो सेलेक्ट भी लगा के चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, अब हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो खत्म करेंगे इसे एंड से, और एंड पे हम लगाएंगे स्लैश स्लैश, मतलब हमारा प्रोसीजर यहीं पे खत्म हो रहा है। एंटर करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ गलत बता रहा है, कुछ गलत हो गया, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ, भाई सब चीज़ तो सही नहीं होगी ना, कुछ ना कुछ तो गलत होगा। अब देखो इसमें यही फायदा है कि हम को फिर से ये सब चीज़ टाइप करनी पड़ेगी, बस उसका जुगाड़ मैं बताऊंगा। तो पहले हम लोग गलती देख लेते हैं, हमारी गलती कहीं है, हाँ यहाँ पे है क्रिएट टेबल
ढूंढो भाई, इफ़ नॉट एग्जिस्ट, हमें लग रहा है कुछ यही दिक्कत है क्या। इफ़ इफ़ नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट, अभी इसका हम लोग देख लेते हैं एक बार, देखते हैं। यूज़र आईडी इंटीजर है, ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की, ये सब तो ठीक है। हाँ कुछ यहीं पे गलत है, आ जाते हैं भाई। इफ़ नॉट एग्जिस्ट, एक बार देखते हैं। क्रिएट टेबल नॉट एग्जिस्ट इन माई एसक्यूएल, ठीक है। तो लेट्स सी, स्केलर का देख लेते हैं भाई, हम क्वेरी को भूल गए। इफ़ नॉट एग्जिस्ट सही तो है, क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट, इफ़ नॉट एग्जिस्ट स्पेलिंग सही है, EXIT, अच्छा एक एस यहाँ पे मिस हो चुका है। तो तरीका वही है, हम सबसे पहले अप एरो दबाएंगे, और आप एरो जैसे दबाएंगे आपके पास पूरा प्रोसीजर आ जाएगा, ठीक है। मैं कहूँगा ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, वही सब है, बस एक लाइन में आ चुका है। तो हम धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, एंड हम एग्जिस्ट्स की स्पेलिंग सही कर देंगे। तो लेट्स सी, ठीक है, बस अप एरो दबाने से सारा कमांड आ गया है गाइस। तो चलते, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है, बट मुझे लग रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए थी। एंड एग्जिस्ट में एक एस मिस हो गया, ठीक है, एंटर कर दीजिए एंड आपकी क्वेरी फायर अप हो जाएगी, देखिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे गलती नहीं किए होते, स्पेलिंग सही होते तो तब भी सही हो जाता, बट हमारी यहाँ पे एक प्रोसीजर बन चुका है। एंड लेट्स सी, आ जाते हैं यहाँ पे एंड हम लोग रिफ्रेश करते हैं MySQL वर्कबेंच पे, एंड स्टोर प्रोसीजर पे देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे, अच्छा ये कुछ पहले के भी हैं, तो हमारे पास एक दो क्रिएट यूजर टेबल हमारे पास आ चुका है, इसको हम हटा देते हैं, पहले का ड्रॉप कर दो, ड्रॉप, एंड इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, ड्रॉप। हमारे पास देखो स्टोर्ड प्रोसीजर में एक यहाँ पे आ चुका है क्रिएट यूजर टेबल, इसको हम करके देख भी सकते हो यार, इसको अभी मैंने फायर नहीं किया बट इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। ऑल्टर करेंगे तो ऑल्टर जरा देखते हैं, ऑल्टर स्टोर प्रोसीजर में जाएंगे तो आप देखोगे ये हमने बनाया था, ठीक है। तो यहाँ से अभी कुछ भी नहीं करना, आपको सीखना है यहीं से। तो हमारे पास स्टोर्ड प्रोसीजर बन चुका है गाइस। अब हम लोग क्या करें, इस प्रोसीजर को फायर अप करते हैं। जैसे फायर अप करेंगे वो तीनों चीज़ें ये सब चल जाएगी जो क्वेरी आपने डाली थी। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, हम लिखेंगे कॉल, और एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जैक्टली हम यहाँ पे कॉल लिखेंगे, कॉल के साथ अपने प्रोसीजर का नाम लिखेंगे क्रिएट यूज़र टेबल, और सेमीकोलन लगाएंगे। अच्छा हमारे डेलीमीटर तो अभी स्लैश स्लैश है, तो स्लैश स्लैश यूज़ करेंगे। ये देखिए, जैसे आपने ये कॉल फंक्शन यूज़ किया या कॉल कीवर्ड यूज़ किया और अपने स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम लिखा, तो आपको यहाँ पे आउटपुट दिखा। टेबल तो थी नहीं, आउटपुट कहाँ से आया? तो गाइस आउटपुट ये आया कि आपकी ये टेबल क्रिएट हुई है, देन ये दो डेटा इंसर्ट हुआ, देन सेलेक्ट हुआ। दैट मीन्स स्टोर्ड प्रोसीजर एग्जीक्यूट हुआ, स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर जितनी भी क्वेरीज आपने लिखी थी वो सारी क्वेरीज यहाँ पे चल गई हैं और आपको यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है। अब अगर हम यहाँ पे करें सो टेबल्स, तो आप देखोगे, अच्छा सेमीकोलन नहीं चलेगा, स्लैश स्लैश ही चलेगा, क्योंकि स्लैश स्लैश डेलीमीटर है भी आपका। तो अब हम यहाँ पे डेलीमीटर बदल भी सकते हैं, बदलना तो आता है, तो सेमीकोलन कर देते हैं। और हमारे पास दो टेबल, एक टेबल है यूजर्स, सेलेक्ट करते हैं भाई, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स, ये देखिए। तो इस तरह से हम लोग क्या बना सकते हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर को क्रिएट कर सकते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, Ctrl+C, और यहाँ पे क्रिएटिंग स्टोर्ड प्रोसीजर में हम लोग चिपका देंगे, हल्का सा फॉन्ट इसका छोटा कर देते हैं, ठीक है। एंड कैसे कॉल करते हैं ये भी लिख देते हैं हम लोग, कॉल स्टोर्ड प्रोसीजर, ठीक है। तो आपने रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रोसीजर को बना सकते हो। कॉल करने के लिए हम लोग कॉल एंड प्रोसीजर का नाम लिखेंगे क्रिएट यूजर टेबल, और अगर कोई पैरामीटर होता तो पैरामीटर पास कर देते। अभी कोई पैरामीटर नहीं है तो पैरामीटर हम लोगों ने नहीं पास किया, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग कॉल करते हैं। आई थिंक आपको बनाना समझ में आ गया, प्रोसीजर कैसे बनाते हैं। इसको बंद कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखो, बनाना समझ गए ना। सिंपली आपको लिखना है क्रिएट, फिर प्रोसीजर का नाम, इसमें भी इफ नॉट एग्जिस्ट लगा सकते हो, एंड देन आपको अपने प्रोसीजर का नाम लिखना है। पैरामीटर अगर है तो देना है, नहीं है तो नहीं देना। बिगिन मतलब स्टार्ट करना है और सारी क्वेरी इसके अंदर लिख देनी है, एंड फिर एंड से आपको एंड कर देना, और यहाँ पे आपको डेलीमीटर लगा के फायर करना है। उससे पहले आप डेलीमीटर को चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि सेमीकोलन आप बीच में यूज़ कर रहे हो, ये देखो। आई थिंक आप समझ गए, और बाद में आप सेमीकोलन को दोबारा से चेंज कर दो, डेलीमीटर को चेंज कर दो। डेलीमीटर मतलब वो सिंबल जिससे क्वेरी हमारी क्या हो रही, खत्म हो रही है। तो आई थिंक क्रिएट करना सीख गए। तो अगर अब हम लोग क्रिएट करना सीख गए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ के और पैरामीटर्स वगैरह सीख सकते हैं कि एक्चुअली हम लोग कैसे पैरामीटर वगैरह यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पे ये यार ये सब बंद करो, अपने इस पे आ जाओ, ठीक है। वेरिएबल सीखते हैं और पैरामीटर सीखते हैं।
वेरिएबल और पैरामीटर सीखते हैं। तो वेरिएबल गाइज, वेरिएबल में ये है कि हम वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, कोई डेटा अगर आपको स्टोर करना है वेरिएबल के अंदर, तो बहुत आसानी से आप डेटा को वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। जैसे आपको कोई काउंट करना है कि कितने एलिमेंट्स हैं, या अगर आपको काउंट करना है कितने रोज़ हैं, तो क्या कर सकते हो कि आप एक वेरिएबल ले सकते हो, उसके अंदर रोज़ काउंट करके रख दो। देन मतलब पूरा प्रोग्रामिंग यहाँ पे भी कर सकते हो, पूरा प्रोग्रामिंग यहाँ कर सकते हो। तो अगर आपको प्रोसीजर के अंदर वेरिएबल बनाना है तो उसका डिक्लेयर करने का सिंटेक्स मैं बता रहा हूँ। आपको यूज़ करना है डिक्लेयर कीवर्ड, डिक्लेयर कीवर्ड। देन आपको वेरिएबल का नाम लिखना है, वेरिएबल नेम, और ये वेरिएबल नेम आप अपने हिसाब से डिसाइड करोगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लिख दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या है, देन उसकी साइज़ लिखनी है, और फिर आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेनी है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ये है सिंटेक्स वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। और वेरिएबल को असाइन करने का भी सिंटेक्स है, वेरिएबल को असाइन करने का भी सिंटेक्स है। आप सेट यूज़ करते हो वेरिएबल को असाइन करने के लिए। सपोज इसके अंदर कोई वैल्यू डालनी है तो आप लिखोगे सेट और वेरिएबल का नाम लिखोगे, देन फिर उसकी वैल्यू लिख दोगे, जो भी वैल्यू है। चलो मैं दिखाता हूँ, एक यूज़ केस बनाते हैं। हमें एक स्टोर्ड प्रोसीजर बनाना है गाइस, जो रिटर्न करेगा कि कितने आइटम्स हैं इस टेबल के अंदर, कितने यूजर्स हैं इस टेबल के अंदर। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पे। अगेन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेलीमीटर को चेंज कर लेते हैं, डेलीमीटर को चेंज करके स्लैश स्लैश कर देते हैं, और हम लिखते हैं क्रिएट प्रोसीजर। प्रोसीजर स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, प्रोसीजर नाम होगा इसका काउंट आइटम्स। ठीक है, काउंट आइटम्स एंटर कर दो, बिगिन कर दो, और यहाँ पे हमें एक वेरिएबल लेना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिक्लेयर, और उसका नाम होगा काउंट, टाइप होगा इंटीजर। इंटीजर में आपको साइज लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिख देते हैं 0। ठीक है, उसके बाद अब हम इस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं टू स्टोर द काउंट, कितने रोज हैं। ठीक है, कैसे रखेंगे आप देखते जाओ। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट काउंट फंक्शन यूज़ करेंगे, एंड काउंट फंक्शन में सारे स्टार दबा देंगे तो हमें काउंट दे देगा, और इनटू की हेल्प से काउंट के अंदर वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, सेलेक्ट एस्ट्रिक इनटू काउंट फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, तो काउंट के अंदर वो काउंट वैल्यू आ चुकी होगी। दैट मीन्स ये काउंट फंक्शन क्या करेगा, सारे कह सकते हो कि काउंट कर लेगा रोज़ को, या फिर एक काम करो आईडी भी दे सकते थे, वहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट स्टार मैंने दिया, दैट मीन्स वो सारे रोज़ को काउंट कर लेगा, और काउंट करने के बाद वो इस वाले काउंट में रख देगा। ज़्यादा अच्छा होता अगर हम नाम अलग अलग रखते, क्योंकि ये भी नाम इससे कंफ्यूज हो सकता है ना, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, बस उसके बाद अब हम लोग इस काउंट को दिखाएं कैसे, क्योंकि हम भेज तो सकते नहीं है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग हाउ वी कैन प्रिंट और डू एनीथिंग। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट काउंट, स्क्रीन पे दिख जाएगा, एंड देन हम क्या करते हैं, एंड कर देते हैं, बन गया। और डेलीमीटर को हम फिर से चेंज कर देते हैं। अब हमारे पास एक स्टोर्ड प्रोसीजर और आ चुका होगा, सेव करो, एंड ये देखिए काउंट आइटम्स। अब इसको हम लोग कॉल करते हैं, तो हम लिखेंगे कॉल काउंट आइटम्स, और फंक्शंस की तरह हम लोग पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे। आप देखोगे ये देखिए 2 आ चुका, 2 रोज हैं, एक वैल्यू मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट इनटू यूजर्स, और यूज़र में मैं डालूंगा फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा सिटी। वैल्यूज़ में मैं यहाँ डालूंगा फर्स्ट नेम है राम, सेकंड नेम है, लास्ट नेम सिंह, एंड सिटी है कानपुर। ठीक है, अब हम कॉल करते हैं काउंट आइटम्स को। आप देखोगे इस बार काउंट की वैल्यू 3 आई। तो अब ये जो कॉल काउंट आइटम्स है ना, इसको क्लाइंट यूज़ कर सकता है, और जो क्वेरी ये सब सेव है, ये जो आपने इसमें के अंदर लिखा है ये सब डेटाबेस सर्वर पे सेव है, दैट मीन्स ये सेव है हमारे यहाँ पे। अब क्लाइंट क्या कर सकता है, क्लाइंट इन सारे स्टोर्ड प्रोसीजर को यहाँ से बहुत आसानी से कॉल कर सकता है। यहाँ से क्लाइंट यहाँ से आसानी से इन सारे स्टोर प्रोसीजर को कॉल कर सकता है। तो कितनी भी क्वेरी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कॉल और फिर प्रोसीजर का नाम लिखे और उसका काम हो जाए। आई होप इतना समझ गए। तो वेरिएबल को यूज़ करना भी मैंने सिखा दिया। अब बात करते हैं पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स का इस 3 तरीके के, ठीक है। एक इन है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। एक आउट है जो बनाना पड़ता है, ठीक है, मतलब आउट है।
और एक है इन आउट दोनों, मतलब इन आउट मतलब दोनों। अब इसका दोनों का मतलब क्या है देखिए, और कब यूज़ करते हैं। लेट सपोज कि आपके पास कोई एक स्टोर्ड प्रोसीजर है जो आप सर्वर पे क्रिएट कर रहे हो, इसको नो थैंक्स कर देते हैं, ठीक है। लेट सपोज आपके पास स्टोर्ड प्रोसीजर है जो सर्वर पे आप क्रिएट कर रहे हो, ये है। अब इसमें पैरामीटर लिस्ट दो तरीके हो सकती हैं, ठीक है। पैरामीटर लिस्ट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, आप बनाओगे, ठीक है। देखो पैरामीटर लिस्ट मतलब आप एक प्रोसीजर बना रहे हो, उसके अंदर आपको कुछ इनपुट लेना है। तो जो पैरामीटर है वो तीन तरीके के हो सकते हैं। पहला, आप पैरामीटर जो ले रहे हो वो इन टाइप का हो सकता है, आउट टाइप का हो सकता है, और इन आउट दोनों हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये इंटीजर तो होगा ही होगा, बट अलग से ये एक्स्ट्रा टाइप है, अलग से ही एक्स्ट्रा टाइप है गाइस, इन आउट और इन आउट, ठीक है। देखिए इन का मतलब है कि जो पैरामीटर होगा वो वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। देखिए इन मीन्स कि इन, अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया है इन, जैसे आपने बनाया एक एक्स वेरिएबल इन टाइप का है, तो वो जो प्रोसीजर है वो वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब बाहर से हमें वैल्यू को डालनी पड़ेगी। और अगर आप यहाँ खड़े हो तो आप ऐसा सोचो कि वैल्यू इन आ रही है, आ रही है, आ रही है, समझ, वैल्यू आ रही है, इन मतलब वैल्यू आ रही है। और अगर आपने यही चीज़ आउट बनाई होती, अगर आपने यही चीज़ आउट बनाई होती, मतलब आपने इस चीज़ को इन की जगह आउट बनाया होता है, तो मैं दोनों बना के दिखाता हूँ आपको, इसको हटा दो, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों बनाते हैं, इन आउट दोनों। एक पैरामीटर लिस्ट ऐसे बनाते हैं जिसके अंदर दोनों हो, यहाँ से यहाँ तक का। एक हमने इन बनाया, इन वेरिएबल बनाया x, और आउट वेरिएबल बनाया y, ठीक है। और ये है कोई एग्जाम्पल प्रोसीजर, ठीक है, इसके अंदर पूरा कोड लिखोगे आप। तो इन मतलब ये जो प्रोसीजर है वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है, एरो इधर लगी हुई, मतलब इसमें वैल्यू आएगी। आउट मतलब यहाँ से वैल्यू जाएगी, मतलब आउट वेरिएबल y के अंदर वैल्यू यहाँ से जा रही होगी, तो बाहर अगर आप खड़े हो तो वैल्यू यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो आउट वाले से, आउटपुट आपका आउट वाले से मिलेगा। और अगर आप बाहर हो तो इन वाले को वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर आप अंदर खड़े हो तो इन वाले से वैल्यू आपको मिलेगी और आउट वाले को वैल्यू देनी पड़ेगी। तो दोनों पर्सपेक्टिव आप गाइस समझ लीजिए। अगर आप अंदर हो, प्रोसीजर के अंदर कोडिंग कर रहे हो, तो इन वाले से वैल्यू मिलेगी, आउट वाले में आपको वैल्यू देनी होगी। और अगर आप बाहर खड़े हो, दैट मीन्स क्लाइंट पे हो, तो देनी इन वाले में पड़ेगी और आउट वाले में वैल्यू आपको मिलेगी। तो आपको जब भी पैरामीटर लिस्ट बनानी है तो आपको टाइप्स में ध्यान रखना है कि आपको इन टाइप बनाना पड़ेगा, आउट टाइप बनाना पड़ेगा। और आप चाहते हो कोई वेरिएबल इन आउट दोनों का काम करे तो वो इन आउट टाइप का होगा। मैं दिखाता हूँ, एक यूज केस समझते हैं और इसी से हम समझ लेंगे। हमें क्या करना है, हमें इसी यूजर टेबल में से, यही टेबल है हमारे पास, यही टेबल है ना, यही टेबल है। सो लेट्स सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स, सॉरी यूजर्स। हमें क्या करना है, इसमें से वो सारे यूजर निकालने हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हम इनपुट में देंगे लास्ट नेम, समझ गए। हम लास्ट में नेम देंगे और वेर क्वेरी लगाएंगे कि भैया हम लास्ट नेम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लास्ट नेम के अकॉर्डिंग सारे यूजर्स दे दो, ठीक है। या फिर हम लास्ट नेम से काउंट करना चाह रहे हैं तो हम दोनों फंक्शन, दोनों प्रोसीजर बनाएंगे। हम एक बनाएंगे, हम लास्ट नेम देंगे और वो सारे यूजर्स हमें दिख जाए, और एक हम बनाएंगे वो हम लास्ट नेम देंगे और हमें काउंट करके पता चल जाए कि इस लास्ट नेम के कितने यूजर्स हैं। चलो भाई, दो प्रोसीजर बनाते हैं। तो हम डेलीमीटर को फिर से चेंज करेंगे, डेलीमीटर हम स्लैश स्लैश कर देते हैं। हम लिखेंगे क्रिएट प्रोसीजर और प्रोसीजर का नाम होगा यहाँ पे क्या नाम देते हैं यार, हम देते हैं सेलेक्ट बाय लास्ट नेम, सेलेक्ट बाय लास्ट, बस सेलेक्ट बाय लास्ट दे दो। और यहाँ पे इस बार हमें एक पैरामीटर लास्ट नेम चाहिए होगा ना, लास्ट नेम चाहिए होगा, तो हमें चाहिए, मतलब हम पैरामीटर बनाएंगे इन टाइप का और उसका नाम होगा L_name, ठीक है, L नेम उसका पैरामीटर का नाम होगा। अब मैंने ये जानबूझ के अलग लिया है जिससे कि हमारा कॉलम नेम मैच ना हो जाए, क्योंकि कॉलम नेम भी यूज़ करेंगे हम, तो ये जानबूझ के अलग लेंगे। एंड बाकी आपको लेना पड़ेगा, टाइप तो लेना ही पड़ेगा, वेर केयर हम कहेंगे 255, ठीक है, एंटर कर लो, बिगिन। दैट मीन्स हम जब आप कॉल करेंगे सेलेक्ट बाय लास्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा। बाहर से हो तो पास करना है इन में, अंदर हो तो इस एल नेम में मिलेगा। तो मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स वेयर लास्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू L_name। बस हमने क्या किया, इस वेरिएबल को यूज़ कर लिया एज अ वेयर कंडीशन। अब होगा क्या, इसके अंदर जो भी आएगा वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, मतलब वेयर कंडीशन लग जाएगा अपने आप से। अगर आपने यहाँ तिवारी पास किया तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर वेयर लास्ट नेम तिवारी आ जाएगा, ठीक है।
बस मुझे कुछ भी नहीं करना, अब मुझे कर देना है एंड। तो हमें लग रहा है सेलेक्ट की स्पेलिंग गलत हो गई, तो लेट्स डू दैट। हम फिर से अप एरो वाली की दबाएंगे, पूरा पूरा प्रोसीजर आ जाएगा। तो सेलेक्ट सेलेक्ट, ये देखिए काम हो चुका। एक प्रोसीजर हमारे पास बन के यहाँ पे और आ चुका है। राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे एंड ये देखिए सेलेक्ट बाय लास्ट। तो सेलेक्ट बाय लास्ट कॉल करते हैं, हम लिखेंगे कॉल, लिखेंगे सेलेक्ट बाय लास्ट और यहाँ पे हम पास कर देंगे तिवारी स्लैश स्लैश, ये देखिए ठीक है। और अगर हम यहाँ पास कर देंगे मिश्रा या शुक्ला, शुक्ला डेलीमीटर हमारा स्लैश स्लैश है तो हम स्लैश स्लैश यूज करें, तो आप देखोगे शुक्ला वाला एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे। तो इस तरह से हम इन पैरामीटर यूज करते हैं। इन वैल्यू लेनी है तो इन, अब आउट के लिए भी करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एग्जैक्टली लिखेंगे क्रिएट प्रोसीजर, लिखेंगे काउंट बाय लास्ट, काउंट बाय लास्ट और अगेन हम इन में एक लेंगे एल अंडरस्कोर नेम जो कि होगा वैर कैर 255, ठीक है 255, कॉमा लगा के एक वेरिएबल लेंगे आउट जिसका नाम होगा काउंट एल, काउंट लास्ट है ना इंटीजर। इंटीजर में कोई ज़रूरी नहीं है आप साइज दो चाहे ना दो छोड़ दो, साइज छोड़ सकते हो। लिखेंगे बिगिन और बिगिन में हम लिखेंगे सेलेक्ट काउंट स्टार और हम कर देंगे इनटू, उस आउट वाले वेरिएबल में डाल देंगे क्योंकि हमें यहाँ से वैल्यू भेजनी है। तो हम आउट वाले वेरिएबल में काउंट एल में वेरिएबल वैल्यू को डाल सकते हैं। काउंट एल में डाल दिया, फ्रॉम यूजर्स वेयर लास्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू एल अंडरस्कोर नेम, सेमीकोलन लगा देंगे, एंटर कर देंगे और एंड कर देंगे बस। तो इसमें क्या होगा कि जब आप काउंट बाय लास्ट नेम कॉल करोगे तो इन मतलब एक वैल्यू यहाँ पे दोगे जो कि लास्ट नेम होगी और इसके अंदर एक क्वेरी चलेगी सेलेक्ट, वो करे काउंट करेगा जो भी आप लास्ट नेम दोगे या लास्ट नेम दोगे उसको काउंट करके और वो काउंट एल में डाल देगा, इसमें डाल देगा। तो बाहर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। देखिए कैसे, हम लोग लिखेंगे कॉल और कॉल में लिखेंगे काउंट बाय लास्ट और यहाँ पे दे देंगे लास्ट नेम की एक वैल्यू और अब हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए तो हमें एक वेरिएबल देना है। तो मैं कहूँगा ठीक है काउंट लास्ट स्टार से एस्ट्रिक से हम लोग वेरिएबल दे देंगे एंड हियर वी गो स्लैश स्लैश, ये देखिए एग्जीक्यूट हो चुका है। दैट मीन्स काउंट लास्ट में वैल्यू आ चुकी होगी। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट एट द रेट काउंट लास्ट स्लैश स्लैश एंटर, ये देखिए 1 आ चुका है। ठीक है, तो आप किसी वेरिएबल को ऐसे पास कर सकते हो आउट की जगह पे और यहाँ पे वैल्यू आपको मिल जाएगी। इतना सिंपल तो है, आई होप आप समझ गए। तो आई थिंक हम लोग का ये भी क्लियर हो गया। और इन आउट में क्या कर सकते हो, ये वेरिएबल लो तो उसमें वैल्यू दे भी सकते हो और वैल्यू वापस भेज सकते हो। चलो भाई समझ में आ गया होगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में हम लोग 2 चीज़ और कर लेते हैं फटाफट, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि इसके बाद हमें फंक्शंस भी पढ़ने हैं। तो फंक्शंस नेक्स्ट वीडियोज़ में आएंगे। अगर आप चाहते हो कि हम लोग क्या करें, हम लोग ड्रॉप कर दें, ठीक है, ऑल्टर भी कर सकते हो, ऑल्टर प्रोसीजर एंड प्रोसीजर का नाम फिर ऑल्टर भी कर सकते हो, ऑल्टर भी यूज़ कर सकते हो, मतलब ऑल्टर कर सकते हो, ऑल्टर प्रोसीजर भी कर सकते हो। ठीक है, करिएगा भाई आप लोग, ठीक है, ऑल्टर भी कर सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह ये सब ऑल्टर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। बट अभी हम लोग ड्रॉप करते हैं। ठीक है, ड्रॉप करने के लिए हमें ड्रॉप प्रोसीजर एंड प्रोसीजर का नाम लिखना है। लेट्स सपोज हमें ड्रॉप करना है, हमारे पास 3 प्रोसीजर थे ना, ये सारे प्रोसीजर हैं, 4 थे। तो हमें सपोज क्रिएट या काउंट आइटम्स को ड्रॉप करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉप प्रोसीजर काउंट आइटम्स स्लैश स्लैश है डेलीमीटर। तो ड्रॉप हो चुका है, एक जा चुका है। तो एकदम जैसे टेबल वगैरह लिखते हो वैसे ही आप प्रोसीजर भी लिखते हो। थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ इसके अंदर आप रख सकते हो। ठीक है, डेलीमीटर को मैं चेंज कर लेता हूँ, डेलीमीटर को मैं कर दूंगा सेमीकोलन। ठीक है, तो हम लोग ड्रॉप इस तरह से कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लिस्ट वगैरह करना है तो आप लिस्ट भी कर सकते हो प्रोसीजर को। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये चीज़ हो गई ना हमारी, ये भी हो गया, तो हम लोग इसको भी क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। ये भी हो गया तो हम लोग इसको भी क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। ये भी हो गया हमारा, ठीक है, इसको भी हम लोग टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं हम लोग, ऑल्टर भी कर सकते हैं। लिस्ट लास्ट चीज़ हम लोग देख लेते हैं। अगर आपको लिस्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो सो प्रोसीजर और फिर स्टेटस। ठीक है, सो प्रोसीजर एंड स्टेटस में फिर आप यहाँ पे पैटर्न यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप पैटर्न यूज़ कर सकते हो।
पैटर्न। जैसे हम लोग पैटर्न यूज़ करते थे लाइक कीवर्ड में, वैसे ही हम यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा सो प्रोसीजर और स्टेटस लिखूँगा, एंटर। ओके, सो ये सब क्या हो गया, थोड़ा छोटा करेंगे तो शायद मुझे दिखे। आई थिंक हम लोग पैटर्न में एक काम करते हैं, एक बार और चलाते हैं। इसे पता नहीं क्या आ गया, 29 रो में सेट आ गया। लिखते हैं सो प्रोसीजर स्टेटस वेयर db इक्वल टू लर्न। अपने लर्न वाले db में देखते हैं एग्जैक्टली तो लर्न वाले db में हमारे प्रोसीजर आगे। इसको छोटा करेंगे तो और समझ में आएगा। ये देखिए, काउंट बाय लास्ट, काउंट बाय यूजर टेबल, सेलेक्ट बाय लास्ट, 3 हमारे पास है। बाकी सारी डिटेल आ रही है। टाइप क्या है, प्रोसीजर है, लैंग्वेज, डिफाइनर, मॉडिफाइड, क्रिएटेड, सिक्योरिटी टाइप, कमेंट, सब चीज़ आ रहा है। तो इस तरह से हम लिस्ट कर सकते हैं। बाकी याद देखो, बाकी तो आपके पास टूल है ही, यहाँ से सब चीज़ कर सकते हो। स्टोर्ड जैसे टेबल है, व्यू है, वैसे ही स्टोर्ड प्रोसीजर, राइट क्लिक करके एक प्रोसीजर को क्रिएट कर सकते हो सिंपली यहाँ पे। देन इसको आप कॉपी कर सकते हो क्लिपबोर्ड में, इसका नाम, लॉन्ग नेम, क्रिएट स्टेटमेंट, प्रोसीजर कॉल, एंड ड्रॉप भी कर सकते हो इसे, सब चीज़ कर सकते हो इसे। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा इस प्रोसीजर के बारे में। आप ही ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या हम स्प्रिंग बूट, जावा, पाइथन किसी से भी प्रोग्रामेटिकली कैसे हम प्रोसीजर को कॉल कर सकते हैं। वो चाहते हो वीडियो, अगर चाहते हो तो हम लोग उसका भी वीडियो बना देंगे। बाकी यार नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टोर्ड फंक्शन के बारे में सीखेंगे एंड देन ट्रिगर्स के बारे में सीखेंगे और अपने इस वाले प्लेलिस्ट को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें लंबी लंबी वीडियोज़ है, 1.5 घंटे 2 घंटे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं स्टोर्ड फंक्शंस के बारे में। ओके, अगर आपको यार वीडियो समझ में आई हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ यार, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट करो। क्या कर रहे हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट फटाफट फटाफट। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।